Hello everyone, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो हाउस योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? सब अच्छे चल रहा है ना? गुड। तो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास होने वाली है दैट इज दी ओशियन, जिसमें हम ओशियन करंट के बारे में बात करेंगे, ओशियन रिलीफ के बारे में बात करेंगे, मिड ओशियन रिज के बारे में बात करेंगे, जितने भी ओशियन के फीचर्स होते हैं ना उन सभी के बारे में बात करेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आप इस इमेज को बहुत अच्छे से देखिए। दैट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो वाटर का साइकिल है ना वो चले जा रहा है, वो कभी ऐसे खत्म नहीं हो रहा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने कोई ऐसे पेपर लिया, उसको जलाया, खत्म कर दिया, है ना, लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है। फॉर्म चेंज कर रहा है इन द सेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसन हो रही है, इसकी इवोपरेट हो जा रहा है, फिर आइस कैप में ट्रैप हो जा रहा है, फिर वाटर फॉर्म में आ जा रहा है, लेकिन इसका साइकिल खत्म नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्लियर है बात? देखिए जैसे क्या हुआ, ओशन से लेते हैं चलो। ओशन में हमने मान लिया कि यहाँ पे ऐसे वाटर है, ठीक है, वो इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट होकर क्या हुआ, कंडेंसन हुई, लेटेंट हीट उसकी बढ़ी, एटमॉस्फेयर की उसने बढ़ाई, तो क्या हुआ, ऐसे क्लाउड फॉर्म हुए। क्लाउड फॉर्म हुए फिर वो ऐसे ट्रांसपोर्ट हुए, रेडियो एक्टिव एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि उसको अपना मॉइस्चर शेड करना पड़ा, यहाँ पे है ना, ड्रॉप करना पड़ा। क्लाउड्स एंड वाटर वेपर मिक्स थे, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्रिसिपिटेशन के थ्रू ये बारिश स्टार्ट कर दी, है ना। बारिश हुई, वो नीचे आके कॉन्टिनेंटल पे गिरी ऐसे करके, तो उसका मैक्सिमम पार्ट लैंड ने ऑब्जर्व कर लिया, जो यूज कर लिया किसने, ग्रास लैंड ने, ट्री ने, बाकी जितनी भी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। बाकी क्या हुआ, सेम फिर से फ्लो करके रिवर के थ्रू ओशन में आ गया। क्लियर बात? सेम चीज हो रही है, जो वाटर आइस कैप में कैप्चर्ड है ना, ऊपर स्नो में स्टोरेज हो रखा है। देखो एक ग्लेशियर है ना, जैसे कोई माउंटेन या ग्लेशियर मान लो, यहाँ पे ट्रैप हो रखा है। भाई आइस भी तो क्या है, वाटर ही है ना, तो वहाँ से धीरे धीरे इंसोलेशन के थ्रू या बाकी किसी भी कंडीशन की वजह से वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है, पिघल के नीचे आ रहा है, रिवर फॉर्म हो रही है। जो हमारी हिमालयन रिवर है सारी इसी फॉर्मेट में तो वर्क कर रही हैं। हिमालयन रिवर जो सभी की सभी ग्लेशियर से निकल रही हैं, और ग्लेशियर से कैसे निकल रही है, मतलब क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर में आइस है ना वो धीरे धीरे पिघल रही है ना, वाटर फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो वो नीचे को ऐसे ग्रेविटेशन के कारण फ्लो करना स्टार्ट कर रही है। बाकी उनकी जो आगे कंडीशन है वो सारी अप्लाई हो रही है उन पर, वो हम रिवर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्लियर हो? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली होता क्या है, तो ये सारा वाटर का साइकिल है। क्लियर हुई बात? अभी हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ द ओशन फ्लोर। देखिए एक बात आप एकदम अंडरस्टैंड हो जाइए चीज़ से, कि जो भी चीज़ें आप कॉन्टिनेंट पे देखते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा, कहीं बड़ी और कहीं बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें हमारे ओशन के अंदर है। ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ का मैक्सिमम पार्ट तो क्या है, ओशन ही है ना। कितना है, आई थिंक 73% समथिंग क्या है, पानी है, ओशियन है। अब जो बाकी जो हमारा 27% लैंड है, उसमें क्या हो रखा है भाई, उसमें हम कितना ही देख पा रहे हैं, थोड़ा ही देख पा रहे हैं, लेकिन जो हमारा 73% है जिसके अंदर सब कुछ कवर है, ये आप देखो, ये रीजन है ना, इसको आप क्या बोल सकते हैं, अगर ये सेम चीज लैंड पे होगी तो उसको क्या बोलेंगे, फोल्ड माउंटेन बोल देंगे, है ना। ये वोल्केनिक आइलैंड हुआ, ये अगर हमारा कॉन्टिनेंट पे होता तो क्या होता, माउंटेन बन जाता, वोल्केनिक आइलैंड बन जाता, प्लेट्यू बन जाता, है ना, लेक बन जाता, बहुत सारी चीज़ें बन जाती। ये डीप सी वैन, ये देखो जो रिवर आके ऐसे इसको यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, अगर हम इसको कॉन्टिनेंट पर लें तो एक फैन बना रही है अपने, जो डेल्टा बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। सेम चीज़ कहाँ पे हो रही है, ओशन में भी हो रही है। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये कॉन्टिनेंटल राइज है, ये ओशनिक क्रस्ट है ना, ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, इसके नीचे क्या है, हमारा मैग्मा है। सेम चीज़ वही सारी है ना, लेकिन अब तक हम जो कॉन्टिनेंट पे पढ़ रहे थे वो सिर्फ 27 या 30% जितना भी है उतना ही पढ़ पाए हैं, लेकिन उसका 3 to 4 टाइम ज़्यादा बड़ा क्या है, ओशियन है। तो इसलिए ओशियन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी वैरायटी लाइफ की ओशियन पे, ओशियन में अवेलेबल है ना, आई थिंक उसकी हाफ भी कॉन्टिनेंट पे नहीं है ना, और उसमें से भी मैक्सिमम को ह्यूमंस ने अपनी फालतू की चीज़ों की वजह से, टेक्नोलॉजी का नाम दे देके उनको डिस्ट्रॉय करने पे तुले पड़े हैं। सेम चीज़ कर तो ओशन में भी रहे हैं, लेकिन ओशन इज टू फार, है ना।
तो अभी जो डिवीजन है ओशन फ्लोर का, उसको 4 तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं, और 3 4 5 6 तरीके से मतलब और भी हुआ है, लेकिन जो मेन है हम उनके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, द कॉन्टिनेंटल स्लोप, द डीप सी प्लेन, द ओशियनिक डीप। ठीक है, अगर आप सिर्फ इस इमेज को अच्छे से देखेंगे ना, आप ये चारों फीचर्स यहीं पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, देखो कॉन्टिनेंटल स्लोप ये मिला, कॉन्टिनेंटल सेल्फ ये मिली। अभी हम क्या करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक, है ना, कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ मिलती है ना, फॉसिल फ्यूल जो मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, और जो ये माइनिंग की जाती है, डीप माइनिंग, ओशन माइनिंग जिसमें ऑयल निकाला जाता है, बेसिकली वो किस हिस्से में की जाती है ओशन के, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। देखिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ बेसिकली होता क्या है, ये बीच है, ठीक है, कोई मस्त बीच है, आप यहाँ बैठे हो, आपने क्या किया, ओशन की साइड को अगर चलना स्टार्ट किया तो क्या ऐसा होगा, एक कदम आपका पहले तो कहाँ था, कॉन्टिनेंटल पे था, कॉन्टिनेंट पे था, फिर क्या हुआ, जैसे ही आपने अगला कदम रखा आप समुद्र की गहराइयों में गिर गए, ऐसा नहीं होता ना। अब जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, पहले आपका थोड़ा घुटनों तक पानी आएगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा, फिर कमर तक आएगा, है ना, फिर थोड़ा सा आपके गले तक आएगा, फिर आपके सर तक आएगा, फिर भी अगर आप आगे चलते जाओगे तो आपकी पोजीशन ये होती चल जाएगी। क्लियर हो रही है बात। सेम चीज को अगर हम रिलेट करें किस चीज से, पोर्ट से, है ना। अब मान के चलो कोई पोर्ट है, सॉरी पोर्ट नहीं, कोई वो है, सिप है, ठीक है, सिप ऐसे है, ठीक है, इसको यहाँ पे हमने पोर्ट बनाया हुआ है, तो क्या ये सिप यहाँ पे एंटर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसको मूवमेंट करने के लिए जितना एक डेप्थ चाहिए ना वाटर की, उतनी डेप्थ कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। कॉन्टिनेंटल सेल्फ बेसिकली होता क्या है, अभी हम बात करें, अगर दी कॉन्टिनेंटल सेल्फ आर कवर्ड विद वेरिएबल थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स ब्रोड डाउन बाय रिवर्स। देखिए ब्रोड डाउन बाय रिवर्स, दैट मीन ये जरूरी नहीं है ना कि हर जगह पे यहाँ पे ऐसे एक खुला बीच ही हो सकता है, यहाँ पे कोई रिवर आ रही हो ना, रिवर फ्लो कर रही हो, रिवर ने आके ऐसे डेल्टा बनाया, उसने अपने जितने भी सेडिमेंट थे सब यहीं पे तो डाले हैं, है ना, बाकी ऊपर से वाटर ऐसे जा रहा है, लेकिन उसके सेडिमेंट जो है वो धीरे धीरे यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं, यानी कि जो भारी चीज़ वो अपने साथ बहा के लाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ जमा होती रहती हैं, है ना। तो क्या होता है, यहाँ बहुत बार इसकी वजह से क्या हो जाता है, दलदल बन जाती है, जैसे हमारा सुंदरबन डेल्टा। क्लियर बात है ना, वो सभी उसी वजह से बनती हैं, क्योंकि रिवर अपने साथ जो चीज़ें बहा के ला रही है ना, उनको वो अपने अपने नहीं ओशन के कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे ड्रॉप कर देती है। क्लियर बात हुई। ग्लेशियर, विंड फ्रॉम, विंड का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है ना, जैसे हवा चली यहाँ से कुछ चीज़ें उड़ गए ऐसे आई, ये सब फैक्टर है, आपको बस याद रखने की कौन कौन से हो सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी तो आपको वैसे मिल जानी है सुन के, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ है ना वो आपको याद रखनी है, जैसे रिवर्स, ग्लेशियर, वेव्स एंड करंट्स, वेव एंड करंट्स के द्वारा भी, ठीक है, और विंड्स के साथ भी। तो क्या होता है, मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट, ये वर्ड आपको सुनने में नए नहीं लग रहे होंगे अगर आपने पिछली सारी क्लासेस देखी हुई हैं, अगर नहीं देखी हुई हैं तो आपको सुनने में लग रहा होगा ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट क्या होता है ना। तो मैं आपसे एक बार फिर से सजेशन दूंगा कि एक बार उनको जाके देख के आइए पुरानी क्लासेस को, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट रिसीव्स ओवर अ लॉन्ग टाइम बाय द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, बिल्कुल सीधी सी बात है, ये इनका मतलब है कि ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे बहुत बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे चीज़ें जमा होती रहती हैं, तो क्या होता है एक सेल्फ बनती रहती है, या जो क्रस्ट वाला फंक्शन है ना सारा सेम चीज़ होती है, जैसे हमारे सेडिमेंट्री रॉक थे, है ना, यहाँ ओशन में पड़े रहते हैं, वो पड़े रहते हैं, कोई हजारों लाखों साल तक पड़े रहेंगे, फिर बाई चांस कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि वो दोबारा से रॉक साइकिल के थ्रू यहाँ पे क्रस्ट पे ऊपर आ जाएंगे, तो तब हम उनको देखते हैं, तब उनको क्या करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, तो पता लगता है कि ये इतने साल पुराना है। सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है कि मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट जो होते हैं ना, ये रिसीव होते रहते हैं एक लंबे समय तक कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई वेव्स आई ऐसे अपने साथ कुछ लाई यहाँ पे छोड़ के, पानी ऐसे जोर से टकराया और पानी तो ऐसे धीरे से चला गया, तो वो जो चीज़ अपने साथ वो सेडिमेंट भाग के लाई थी उसको उसने कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे छोड़ दिया। क्लियर है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये बिकम द सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। अभी समझ में आ रही है, जो फॉसिल फ्यूल मिलते हैं ना हमारे पेट्रोल डीजल वाले सारे सोर्स है ना, वो धीरे धीरे यहीं पे उनका सोर्स बन जाता है कि ऐसे भाई यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ऐसे क्या मिला है,
फ्यूल मिला है तो यहाँ पे ही माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है बात? कॉन्टिनेंटल मैक्सिमम कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे मिलता है वो फॉसिल फ्यूल। कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्लियर हुआ। अभी हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। देखिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ से जब आप और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसका मतलब होता है कि कॉन्टिनेंट का ढाल है ना, ये ऐसे ढाल। भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप ऐसे चल रहे थे और एकदम से 90 डिग्री पे कोई चीज़ होगी, है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जो सेडिमेंट यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं ना, वो इसको क्या करेंगे, इवोपरेट करेंगे, इसको धीरे धीरे ढहा के ऐसे इसको ऐसे ऐसे कुछ बना देंगे। तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, इट्स कनेक्ट द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड द ओशियन बेसिन। देखिए ये ओशियन बेसिन है और ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ, तो इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है। कैनोन्स एंड ट्रेंच आर ऑब्जर्व इन दिस रीजन, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, कैनियन एंड ट्रेंचेस जो होती हैं, ट्रेंच जो ऐसे ऐसे होती हैं जो गहरी, वो कहाँ पे पाई जाती हैं? वो बेसिकली कॉन्टिनेंटल स्लोप वाले रीजन में ही पाई जाती हैं। फिर एक होता है हमारा डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन ये वाला पोर्शन जो सारा ये यहाँ पे देखेंगे आप, देखो ये डीप सी प्लेन, ये जितना भी प्लेन एरिया देख रहे हैं ना आप, ये सारा डीप सी प्लेन बोलते हैं, यानी कि समुद्र की तली। क्लियर है? ये इसकी हाइट बहुत हो सकती है 3000 से 6000 मीटर, यानी कि 3 से 6 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं। दीज आर फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सही है, ये ना दुनिया के सबसे ज़्यादा फ्लैट है, बिल्कुल ऐसे फ्लैटेस्ट और सबसे स्मूथेस्ट रीजन है वर्ल्ड की। ठीक है, दीज प्लेन्स आर कवर्ड विद फाइन ग्रेनाइट सेडिमेंट्री लाइक क्ले एंड सिल्ट। ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि ये देखो ये जो है ना, यहाँ से कुछ सेडिमेंट आ रहे हैं, यहाँ से कुछ चीज़ आ रही है, यहाँ से ऐसे वोल्केनिक आइलैंड बने, यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जितनी भी चीज़ें ना सब ऐसे ओशियन में एकदम फ्लैट होके फैल जा रही हैं और आराम से बैठ के एक डीप ओशियन प्लेन बना दे रही है। क्लियर हुई बात? फिर होता है हमारा एक ओशियनिक रिज, है ना, ओशियनिक रिज, ये रहा रिज, है ना। लैंड पे अगर ये होगा तो उसको हम बोल देंगे फोल्ड माउंटेन, लेकिन अगर ओशियन में हो रहा है तो उसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ओशियनिक रिज। ओशियनिक रिज आर फॉर्म बाई द वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑफ प्लेट। देखो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है फिजिकल ज्योग्राफी की, दैट इज डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑफ प्लेट। व्हाट इज द डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट? अभी क्लियर बात हो रही है ना, दो मूवमेंट होते हैं ना प्लेट के, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट। जब ऐसे आगे टकराई, ऐसे ऊपर को उठी, दैट इज डाइवर्जेंट। एक दूसरे से दूर जा रही है तो कन्वर्जेंट। क्लियर है बात? इट इज अ 1000 किलोमीटर लॉन्ग एंड 100 ऑफ किलोमीटर वाइड माउंटेन रेंज ऑफ द ओशियनिक फ्लोर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारे लैंड पे फोल्ड माउंटेन है ना, वो सेम हमारे क्या है, ओशियनिक रिज हैं, ओशियन में कर देंगे अगर उनको। क्लियर बात है? क्योंकि बनने का फंक्शन बिल्कुल सिमिलर है, बस फर्क ये है कि वो ओशियन में हो रहा है और वो लैंड पे हो रहा है। क्लियर है? देयर समिट्स में राइज अबाउ द सी लेवल इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड। बिल्कुल सही बात है। देखो जैसे क्या हो रहा है कि ये रिज है ना, ये मूवमेंट करती जा रही है। एट द मूवमेंट क्या होता है, ये किसी ऐसे पॉइंट पे आ जाती है कि ओशियन फ्लोर से भी ऊपर निकल जाती है, तो वहां पे क्या करती हैं, ये एक आइलैंड का फॉर्मेशन कर देती हैं ना, क्योंकि ये क्रस्ट ही तो है, ये ओशियनिक क्रस्ट ही तो है जो ऊपर को उठती जा रही है। ऊपर को उठते उठते हो सकता है ये ओशियन लेवल से ऊपर उठ जाए, तो फिर वहां पे क्या होगा, एक आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल। अब बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर। देखिए ये ना जितने भी फैक्टर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, आपके ओशियन करंट के लिए, कि ऐसा क्यों होता है, कौन सा मूवमेंट है, या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं टेम्परेचर को। जैसा हमने लैंड वाला फीचर्स पढ़ा था ना कि कौन कौन से अफेक्ट डालते हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, इंसोलेशन, एंगल जो भी था, और सी से कितनी दूर है, वो सब चीज़ें। तो सेम ऐसी चीज़ें अफेक्ट डालती हैं ओशियन वाटर पे भी, जिसमें सबसे पहली बात करेंगे हम लैटिट्यूड की। देखिए द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपका ग्लोब है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, तो जो इक्वेटर वाला रीजन है ना, वो तो मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव करेगा ना थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ रहा भाई, जो ऐसे स्कैटर हो रही है ना वो रेंज या सन की रेज, वो तो इन वाले रीजन में हो रही है ना,
इक्वेटर रीजन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उससे क्या होगा, ये हमेशा टेम्परेचर हाई रहेगा यहाँ पे, इसका ओशियन वाटर का। टेम्परेचर हाई रहेगा तो क्या होगा, वो हायर टू लो चलना स्टार्ट करेंगे, है ना, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह को मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तो उससे किस चीज़ का फॉर्मेशन है, ओशियन करंट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर हुआ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। इससे बिल्कुल सही बात है। देखो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, वो ज़्यादा गर्मी रिसीव करता है। क्यों करता है, क्योंकि आई थिंक इसमें वो मैप नहीं है। देखिए जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, उसमें क्या है, वो मैक्सिमम पार्ट क्या है, लैंड है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ना, या जितनी भी कंट्रीज हैं, आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी ना, अफ्रीका के अलावा मैक्सिमम कंट्रीज हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रही है, मैक्सिमम कंट्री। तो उससे क्या हो रहा है, जो कंप्लीट ग्लोब है ना, उसका नॉर्दर्न पार्ट ज़्यादा एनर्जी रिसीव कर रहा है ड्यू टू लैंड। क्योंकि क्या हो रहा है भाई, ये जल्दी गर्म हो रहा है, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल देंगे जिसको, ज़्यादा गर्म होता है। द ओशियन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट, है ना। क्योंकि जो लैंड से लगते हुए हमारे ओशियन है ना, जब लैंड को ज़्यादा हीट मिल रही है तो वो उधर भी ट्रांसफर करेगा ना सॉरी, उधर ट्रांसफर करेगा। तो उससे क्या होगा, एक ओवरऑल जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर होगा ना, वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू साउदर्न। क्लियर है बात, क्योंकि इधर लैंड नहीं है। और आपको पता है कि वाटर कैसा है, ओपेक, यानी कि जो इंसोलेशन रिसीव हो रहा है ना, एक तो वाटर को गर्म होने में वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू लैंड। तो जब तक वो गर्म होगा तब तक पता लगा कि शाम हो गई, है ना, फिर वो ठंडा होने में इतना टाइम लगेगा। तो लगभग वो अपना टेम्परेचर इक्वल रखता है। लेकिन लैंड के साथ ऐसा नहीं है, वो तुरंत गर्म होगा तुरंत ठंडा होगा, तो उससे सारा अफेक्ट डालता है वो अपने आसपास के एरिया पे भी। अभी क्लियर हुआ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर कैसे अफेक्ट डालता है ओशन के वाटर पे। फिर नेक्स्ट इज प्रिविलेज विंड। हाँ देखिए, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द ओशन ड्राइव वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट। देखिए ऐसा है, इसको ना हम ऐसे देखते हैं, यहाँ से जो हवाएं चल रही है ना, गर्म हवाएं चलेंगी, ऑब्वियसली बात है ना। तो क्या करेंगे, जो वाटर है ना, ये इसको भी अपने साथ भाग के ले जाएंगे ऐसे, जो बीच पे या सी साइड पे होगा उसको भी अपने साथ भाग के ले जाएंगे। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स, ठीक है, लैंड से ओशन की तरफ चलेंगे ना, ड्राइव वार्म सरफेस वाटर, ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर जो है ना वाटर की, ऐसे मान लें अगर हम, सबसे ज़्यादा ऊपर सबसे गर्म, फिर थोड़ा ठंडा जाना है तो उसके नीचे जाओ, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ना, वो हवा अपने साथ उसको ऐसे भाग के ले जाएगी। इससे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन पैदा होता है टेम्परेचर में। ठीक है, क्लियर हुआ, हवाएं कैसे अफेक्ट डालती हैं। फिर एक है हमारे ओशन करंट्स, वार्म ओशन करंट्स रेज द टेम्परेचर इन कोल्ड एरिया। देखिए जब वार्म ओशन करंट ठंडे एरिया में जाएंगे तो क्या करेंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे। सेम उसके अपोजिट क्या होगा, जो कोल्ड ओशन करंट है वो जब हमारे वार्म एरिया में आएंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो उससे भी क्या पड़ रहा है, अफेक्ट पड़ रहा है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसे लीजिए, एक बाउल है, उसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है ना। अब उस पर इतनी सारी एक्टिविटी अगर आपने अप्लाई कर दी तो क्या वो ऐसे काम रह पाएगा, एकदम शांत स्थिर रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होगा, उथल पुथल होगी, है ना। टेम्परेचर चल रहा है, हवाएं चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो काम तो बिल्कुल नहीं रह पाने का। तो उससे अभी क्या पता लग रहा है ना कि ओशन वाटर में जितनी भी पता लगता है ना कि इतनी स्पीड से वहाँ पे विंड चल रही है या वो करंट इतनी स्पीड से आ रही है, तो उसका बेसिकली रीज़न यही है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइड्स। इसको चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जो हमारी टाइड्स होती है ना, बेसिकली क्या होती है, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल। समुद्र का जो लेवल है ना, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान अप जाएगा और फिर डाउन जाएगा। इस अप और डाउन जाने के प्रोसेस को बोलते हैं टाइड्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ, देखिए द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ, मून एंड सन। क्लियर बात हुई, ये जो ऊपर नीचे जा रहा है क्यों जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है इस पे, किसका, मून का, सन का और अर्थ का। जब ये तीनों किसी चीज पे ऐसे वर्क कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, वो
वाटर का मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड और डाउनवर्ड, उसे हम बोलते हैं टाइड्स। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू टाइड्स इज 12 आवर्स एंड 26 मिनट। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये 26 मिनट बहुत जगह ऐसा होता है ऑप्शन में आपको 25 मिनट्स दे देते हैं या 26 दे देते हैं, तो 25 या 26 जो भी है दोनों में से जो सा भी एक है वो सही होगा। क्लियर है। अभी टाइड्स ना बेसिकली दो तरह की होती है, क्योंकि कंडीशन जो होती है दो कंडीशन बनती है, एक तो इक्वल होंगे और एक होंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल। अभी सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्प्रिंग टाइड्स, देखिए स्प्रिंग टाइड्स वाली कंडीशन बन रही है सोलर टाइड्स, लूनर टाइड्स, न्यू मून, फुल मून, है ना। न्यू मून होता है मंथ का फर्स्ट एंड थर्ड वाला क्वार्टर, जब चांद हमें पूरा नहीं दिखता, है ना। हिंदी में अगर ऐसे बोले तो जब पूरा चांद नहीं दिखता ना उसको बोलते हैं यानी कि न्यू मून, यानी कि वो बन रहा है अभी, लेकिन जैसे ही पूरा हुआ यानी कि वो फुल मून हुआ। क्लियर हुआ। स्प्रिंग टाइड्स व्हेन द अर्थ मून एंड द सन आर इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ऑप्शन दे देंगे आपको कि भाई स्प्रिंग टाइड्स है, इसकी कंडीशन बताओ कौन कौन सी है। बोल देंगे कि सन, मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन, या पैरेलल है, या मतलब जो भी कुछ दे देंगे। गलत दो तीन ऑप्शन डाल देंगे, आपको सही वाला पकड़ना है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो पकड़ लोगे। ठीक है, तो याद रखना है स्प्रिंग टाइड्स में क्या होता है, जब तीनों स्ट्रेट लाइन में हो दैट इज क्या स्प्रिंग टाइड। क्लियर बात है। द सन असिस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। ये जो है ना ये भाई साहब इस पे एक्ट करते हैं, इसको अपनी तरफ को ऐसे इसके ग्रेविटेशनल पुल पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग अ कंडीशन ऑफ हायर हाई टाइड्स एंड लोअर लो टाइड्स नोन एज स्प्रिंग टाइड। इसकी वजह से क्या होता है, ये इस पे इफेक्ट डालते हैं अर्थ पे, तो अर्थ का मैक्सिमम पार्ट क्या है, वाटर, और वाटर ही अप डाउन जा सकता है ना, लैंड तो जा नहीं सकता अपनी जगह से, तो वाटर मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, दैट इज कॉल्ड टाइड्स। बस इसमें जो आपको याद रखने वाली बातें हैं दैट इज 12 आवर्स और इक्वल लाइन में आते हैं यानी कि स्ट्रेट लाइन में। क्लियर हुई बात। और ये भी याद रखना कि कौन असिस्ट करता है ग्रेविटेशनल पुल, दैट इज सन। सन तो सोर्स है, वैसे भी स्टार है हमारा, यही सब पे एक्ट करता है। नेक्स्ट इज नेप टाइड। नेप टाइड इसमें क्या है, देखो ये मून है, ये कौन है, ये हमारी प्यारी अर्थ है, एंड दैट इज सन, है ना। वो थोड़े दूर चले गए क्योंकि एंगल लेना था। व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू द अर्थ, ये बात आपको याद रखनी है। ये राइट एंगल अर्थ के रिगार्डिंग कैसे हैं, देखिए ये ना राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा ना, ये वाला है ना राइट एंगल। तो क्लियर बात हुई। व्हेन द सन एंड मून, इसके रिगार्डिंग ये राइट एंगल है। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन बनती है तब बनता है नेप टाइड। द सन पार्शियली रिड्यूस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। हाँ देखो ऐसे है तो ग्रेविटेशनल पुल कितना है, ज़्यादा है, लेकिन जब एंगल चेंज हुआ आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेशन में आए तो थोड़ा ग्रेविटेशनल पुल कम लगाते हैं। पार्शियली रिड्यूस तो ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा कम हो जाता है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून प्रोड्यूसिंग लोअर हाई टाइड नोन एज नेप टाइड। ये आपको याद रखना है, ये है लोअर हाई टाइड एंड दैट इज हायर हाई टाइड एंड लोअर लो टाइड नोन एज स्प्रिंग टाइड। इसमें दोनों होती हैं, हायर हाई टाइड्स भी होगी और लोअर लो टाइड्स भी होगी, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होगी, लोअर हाई टाइड्स नोन एज नेप टाइड्स। ये था बेसिकली हमारे टाइड्स के बारे में, इस पर कौन से फैक्टर वर्क करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें हमने पढ़ा उसके बारे में अच्छे से। अभी हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन आई थिंक 1 और 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आ ही जाए मोस्ट प्रोबेबली, है ना। वो आएगा आपसे कि कौन से वाली करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है। ठीक है, देखिए ओशियन करंट बेसिकली क्या होते हैं, वार्म करंट फ्लोइंग फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड, दैट इज 0 डिग्री से ऐसे 30 डिग्री 60 डिग्री 30 वाले 60 डिग्री ये 90 डिग्री ऐसे करके मूव करेंगे, उन्हें बोलते हैं वार्म करंट। ये आपको बात याद रखनी है, जो लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ को मूव करेंगे दैट इज वार्म करंट। कोल्ड करंट हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ को मूव करेंगे। अगर बाई चांस आपको ऐसे आपके सामने मैप है ना और आपको पता है कि भाई ये इक्वेटर है और यहाँ से कोई ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, और एक करंट यहाँ से ऐसे मूव कर रही है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी वार्म है कौन सी कोल्ड है। इन दो कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल बता सकते हैं।
ये कहाँ जा रही है, ये 0 डिग्री से कहाँ जा रही है, 30, 60, 90, कैसे जा रही है, लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड, तो ये कौन सी होगी, वार्म करंट। ये हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की साइड आ रही है, तो ये कौन सी होगी, कोल्ड करंट। एज सिंपल एज दैट। क्लियर हुई बात। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट करंट्स हैं जिनके आपको नाम याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। अभी यहाँ पे देखिए, जो हमारी रेड वाली है दैट इज वार्म करंट, और जो हमारी ब्लू वाली है ना दैट इज कोल्ड करंट। ठीक है। अभी इसमें हम सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हम एक बार सारी वार्म करंट को एक बार अच्छे से देखते हैं कि कहां से कैसे मूवमेंट करिए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, देखिए नाम में क्या आ गया, इक्वेटर। इक्वेटोरियल करंट है तो सिंपल सी बात है कि इक्वेटर पे फ्लो कर रही है तो कैसी होगी, वार्म करंट होगी, है ना। इक्वेटर कहाँ पे लाई करता है हमारा, यहीं पे कहीं पे, ये तो कह रहा इक्वेटोरियल करंट ये रही है ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ना। ये फ्लो कर रही है वेस्टवर्ड, वेस्ट को फ्लो कर रही है ना, देखो ये वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है कोस्ट ऑफ मैक्सिको टू द फिलीपींस। ये मैक्सिको की कोस्ट से फिलीपींस की साइड को मूव कर रही है, यहाँ पे ये यहाँ पे आ रही है। ठीक है। ये मैप को हमने ऐसे खोल दिया है, 360 डिग्री को ऐसे फ्लैट कर लिया है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। अगर आप इधर ऐसे जाके कहीं पे गायब हो रहे हो ना, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप इधर से प्रकट होंगे, इधर से। अभी समझ में आ रही है बात, जो हमारी करंट इधर जा रही है ना वो इधर से निकल के आएगी। क्लियर बात हुई। द नेक्स्ट क्यूरोशियो करंट, दूसरी देखते हैं मैं क्यूरोशियो करंट। क्यूरोशियो करंट कहाँ पे है, ये रही क्यूरोशियो करंट, रेड है तो वो है ना। तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ रही है और ये क्या हो रही है, ये ऐसे मूवमेंट कर जा रही है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यानी कि नॉर्थ की साइड को जाएगी, तो नॉर्थ की साइड को जाएगी तो जापान के कोस्ट पे इसका नाम हो जाता है क्यूरोशियो करंट। अब नाम में देख पा रहे होंगे जापानीज एसेंट है क्यूरोशियो करंट, और फिर यहाँ से ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन की तरफ ऐसे आगे मूव कर जाती है। ये हमारी क्लियर हुई नॉर्थ इक्वेटर और क्यूरोशियो। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। कहाँ है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ढूंढो। क्यूरोशियो करंट एक्सटेंड फर्दर नॉर्थ वेस्ट, हाँ ये क्यूरोशियो, फिर ये होगी नॉर्थ पैसिफिक करंट। देखो एक ही करंट से क्या हुआ, आपके 3 करंट क्लियर हुई। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे आई, आगे बढ़ के क्या हुई, वो जापान के कोस्ट पे क्या हुई, क्यूरोशियो करंट हुई। क्यूरोशियो करंट है, फिर वो आगे बढ़ के क्या हुई, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट बनी। एक ही करंट ने 3 करंट के काम कर दिए, है ना। नॉर्थ वेस्ट फॉर नॉर्थ पैसिफिक ओशन, द वार्म नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट कीप द अलास्का पोर्ट आइस फ्री। ये बात आपको इसके बारे में याद रखनी है। ये वाली जो करंट है ना, ये वाली नॉर्थ पैसिफिक, देखो यहाँ पे आ गए हम घूम के, ये वाली करंट जो है अलास्का के जितने भी पोर्ट हैं उनको आइस फ्री रखती है। आइस फ्री इन द सेंस वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आइस के जो क्या बोलते हैं उनको, आइसबर्ग जमने नहीं देती। उससे क्या होता है, जो शिप का मूवमेंट है ना वो पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि अगर आप मान के चलो 30 या 40 फीट अगर बर्फ जमी है तो क्या वहाँ पे शिप का मूवमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन करती है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ये आपको ये रही नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, इसके बारे में याद रखनी है ये बात। ये क्या करती है, कीप्स द अलास्कन पोर्ट्स आइस फ्री, ये अलास्का, ठीक है। अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, किसी इसके बारे में, चलो ये ले लें ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलिया है हमारा। तो ऑस्ट्रेलिया के ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, भाई ऑस्ट्रेलिया के पास में बह रही है, वेस्ट में बह रही है, तो उसका नाम रख दिया ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। इट फ्लो टूवर्ड ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड द पोल। देखो वो में तो सीधी सी बात है, कहाँ से कहाँ को फ्लो करेगी, इक्वेटर टू पोल फ्लो करेगी। क्लियर हुई बात। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, इनकी ना आपसे पूछने के लिए क्या पूछते हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट है, जैसे हमारी नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, इसका एक मेन फंक्शन है कि ये आइस फ्री रखती है अलास्का के पोर्ट को। तो आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन क्या हो सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि क्यूरोशियो कोई करंट है वो कहाँ फ्लो करती है या कौन सी कंट्री के कोस्ट पे फ्लो करती है, ठीक है, और आगे जाके वो कौन सी क्या बोलते हैं, कौन सी करंट में ऐसे ट्रांसफर हो जाती है या आगे जाके उसका क्या नाम होता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको बहुत ध्यान से एक बार इसको मैप को अच्छे से देख लेना है, अपनी एटलस में देख लेना है, और ये वीडियो देख लेनी है, आपका काम बन जाएगा। क्लियर हुई ईस्ट ऑस्ट्रेलियन।
अब आ रही है हमारी साउथ इक्वेटोरियल करंट। देखो जैसे हमने नॉर्थ इक्वेटोरियल के बारे में बात की थी, सेम हमारी साउथ इक्वेटोरियल करंट, वो नॉर्थ को मूव कर रही थी, ये साउथ को मूव कर रही है, साउथ पैसिफिक। आगे जाके क्या बन रही है, पेरू, कोल्ड करंट है। लेकिन अब आपको एक चीज, पेरू को सुनते ही आपको एक चीज याद आनी चाहिए, अल नीनो और ला नीनो, ला नीना, है ना। पेरू करंट का उनमें आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स याद आनी चाहिए कि ऐसी क्या कंडीशन होती है कि अल नीनो और ला नीनो वाली कंडीशन बनती है। साउथ इक्वेटोरियल वाला करंट क्लियर हुआ। एक हमारी काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो कि हमारे मेन इक्वेटर पे बह रही है ना, ना नॉर्थ में जा रही है ना साउथ पे जा रही है। फिर एक हमारी कैनी करंट, कैनी करंट कहाँ पे है, कैनी करंट, कैनरी करंट, इट फ्लो एडजेसेंट टू फ्रेंच गुयाना एंड एंटर द कैरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, कैनरी, लैब्राडोर, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में होगी ना, उसमें देखेंगे। फिर हमारी फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा करंट कहाँ पे, फ्लोरिडा करंट फ्लोरिडा कोस्ट पे वैरी होगी, ऑब्वियसली बात है ना, फ्लोरिडा नाम है तो। फिर एक है हमारी एंथिलीज करंट, एक गल्फ स्ट्रीम, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ब्राजीलियन करंट जो हमारी ब्राजीलियन कोस्ट पे वैरी है ना। अभी इसमें देखते हैं बहुत अच्छे से। देखिए इसमें जो ये वाली 8 करंट्स हैं दैट इज कोल्ड करंट, एंड ये आई थिंक 22 दैट इज वार्म करंट। क्लियर है। कैलिफोर्नियन करंट कहाँ पे है, देखो 1 कहाँ पे लिखा, ये रही, दैट इज कैलिफोर्नियन करंट। सेकेंड इज हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट, ये रही। कोल्ड करंट की बात कर रहे हैं हम, ये ना यहीं पेरू कोस्ट पे, ये तो यहीं से मूवमेंट होता है ना इनका, जब अल्निनो लानिनो बनता है ये ऐसे रिवर्स हो जाता है इसका मूवमेंट, तो उसकी वजह से क्या कंडीशन बनती है, मानसून वाली बनती है ना। फिर है हमारी लैब्राडोर करंट, थर्ड ये रही लैब्राडोर करंट जो ऐसे पोल की साइड से आ रही है। फिर हमारी कैनरीज करंट, ये कैनरीज करंट। आपको क्या करना है, वर्ल्ड का एटलस मैप खोलो, वर्ल्ड वाला, ये वाली स्लाइड देखो अच्छे से, और उसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन सी कंट्री की कोस्ट पे ये फ्लो कर रही है, उनको याद करने की कोशिश करो क्योंकि क्वेश्चन मेनली वहीं से आने। ठीक है, अब ऐसे इनको एक एक बोल के बताना तो कोई सेंस नहीं बनता। आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या जैसे आपको एटलस में बताया अभी, ये अभी क्लियर हुई, ऐसे कर लेना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये सब हमारा ओशन के रिगार्डिंग था, जितना भी था। आपके 2 या 3 क्वेश्चन मोस्ट पॉसिबली इसमें से आ जाएंगे, है ना। ओशन करंट तो बहुत अच्छे से कर लेना है आपको, ये वाले और ये वाली स्लाइड भी, अनलिनो लानिनो, आपको मूवमेंट का पता लग गया कि गर्म है तो कहाँ से कहाँ को जाएगी भाई, ठंडी है तो कहाँ से कहाँ को मूवमेंट करेगी, है ना। और मेन इफेक्ट डालते हैं, क्या डालते हैं, जब ये टकरा रहे हैं, देखो ये घूम रही है ना, क्योंकि ये ऐसे टकरा रही है, कॉन्टिनेंट से टकरा रही है, और ये ओशियन करंट है तो ऐसे मूव कर जाएंगे, है ना। मूव करते ही कहाँ पे आई, इक्वेटर के करंट, इक्वेटर के एरिया में आ गई, हाँ इक्वेटर के एरिया में आई, देखो ये यहाँ से यहाँ तक इक्वेटोरियल है ना, यहाँ से इक्वेटर के उसमें आई तो गर्म हुई, गर्म होकर फिर मूवमेंट हुआ, यहाँ से मूवमेंट करा, है ना, फिर नीचे जाके ठंडी हुई, पोल की साइड से आई, उसके साथ मिली, फिर से ऐसे मूवमेंट करा। तो अगर आप 1-2 बार इनको ध्यान से देखेंगे ना तो इनको मूवमेंट आप समझ जाएंगे। बेसिकली मेन फैक्टर जो इनके पीछे काम कर रहे हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।